नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र बैठकों का दौर जारी, दायित्वों की तैयारी। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब बीजेपी आगामी चुनाव को जीतने की तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में बीजेपी के दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। बैठक में प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया और इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वों को लेकर चर्चा हुई है। माना यह जा रहा है कि प्रदेश में बहुत जल्द धामी सरकार दायित्वों का बंटवारा कर सकती है और इसके अलावा कैबिनेट का विस्तार भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि कैबिनेट में 4 पद पिछले काफी समय से खाली चल रहे हैं और जबकि पार्टी के कई नेता दायित्वों का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही धामी ने पीएम मोदी से राज्य की 24 प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर पुनर्समीक्षा करने का अनुरोध किया और इसके साथ ही मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने और प्रदेश में प्रस्तावित 3 टनल परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने, वन भूमि हस्तांतरण को व्यवहारिक बनाए जाने का अनुरोध भी किया गया। सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी सीएम धामी की इन मांगों को पूरा करेंगे? क्या राज्य में जल्द ही दायित्वों का बंटवारा हो जाएगा? क्या मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट का विस्तार करेंगे या फिर नेताओं को इंतजार करना पड़ेगा? फिलहाल आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तराखंड का डबल इंजन की रफ्तार से विकास हो, इस उद्देश्य से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। सीएम धामी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने पर पीएम मोदी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की कई मांगों को पीएम मोदी के समक्ष रखा। सीएम धामी ने पीएम मोदी से राज्य की 24 प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर पुनर्समीक्षा करने का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जल विद्युत परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। राज्य में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मांग को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को खुले बाजार से साल में करीब 1000 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिससे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य की 24 प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर पुनर्समीक्षा कर इसे संचालन की अनुमति दी जाए। उत्तराखंड क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रहता है और मैं कह सकता हूं कि इस बार के बजट में उत्तराखंड का जो धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है और भी अनेकों, चाहे वो श्री अन्न का विषय हो, उसको जोड़ते हुए और भविष्य के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी के विषय, हवाई कनेक्टिविटी के विषय, निश्चित मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के बजट में उन सबकी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से दिखाई देंगी। विपक्ष ने उपचुनाव में एक देखिए, डबल इंजन का झांसा राज्य की जनता को लगातार 10 साल से भाजपा की सरकार दे रही है, लेकिन वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पे नहीं उतरा और लगातार राज्य की जो है जनता विशेष पैकेज की मांग करती रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार सिडकुल में जो उद्योग कांग्रेस की सरकार में लगे थे वो बंद हो रहे हैं। लगातार पलायन जो है बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा है। ग्रीन बोनस की मांग भी हम लगातार जो है करते रहे हैं, लेकिन जो है राज्य की जनता के आसार उम्मीदों पर भाजपा की सरकारों ने जो है पानी फेरने का ही काम किया है। और इस बार देखते हैं कि केंद्र का पिटारा उत्तराखंड के लिए खुलता है या नहीं खुलता है, या इस बार फिर जो है भाजपा के वादे हवाई और जुमले साबित होते हैं। वहीं एक और जहां सीएम धामी राज्य के विकास को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भाजपा लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब आगामी चुनावों को जीतने की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वों को लेकर भी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि प्रदेश में बहुत जल्द
धामी सरकार दायित्वों का बंटवारा कर सकती है। इसके अलावा कैबिनेट का विस्तार भी किया जा सकता है। देखिए, आज दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री सब बैठेंगे। वहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें आने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर और जो दायित्व की सूची अभी क्योंकि चुनाव के कारण रोकी हुई थी, चुनाव में सभी व्यस्त थे, तो उसको लेकर भी अभी वो सूची भी आने वाली है और कैबिनेट का जल्दी विस्तार भी और होने वाला है। तो इन सब चीजों को लेकर काफी इससे चिंतन मनन होगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो जनता के हित में निश्चित है। देखिए, मीटिंग उत्तराखंड के बारे में है तो उत्तराखंड में होती तो बेहतर रहता, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में नीतियां ये लोग बनाते हैं लेकिन दिल्ली में बैठकर बनाते हैं, और वहीं यहाँ निकाय चुनाव होने हैं, फैसले आप दिल्ली में ले रहे हैं और फैसला आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि अब 7 साल हो गए आपके इन अपराधी किस्म के मंत्रियों को झेलते हुए। अब सीबीआई ने खुलासा कर दिया, उद्यान विभाग में इतना बड़ा अपराध हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसके बावजूद भी किसी की इतनी हिम्मत यहां नहीं हो पा रही है। प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री होते हुए भी धामी जी की इतनी हैसियत नहीं हो पा रही कि गणेश जोशी जी को तलब करके उन्हें फटकार सकें या उन्हें सचेत कर सके। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जिस तरह की उदासीनता वनाग्नि के समय पर दिखाई है, 1500 हेक्टेयर जंगल जल गए और संपत्ति नष्ट हो गई, उसके बाद भी सुबोध उनियाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब पर्यटन और धर्मस्व मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री का तो क्या कहना कि वो तो नदारद ही रहते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं। मानसून आहट हो चुकी है, सड़कों की आप दुर्दशा देख लीजिए। और उसके अलावा जिस तरह से एक महिला मंत्री के पतिदेव के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, उसके ऊपर भी सरकार जो है मौन साधे हुए है। एक तरह से लग रहा है कि सरकार पूरे तरह से धृतराष्ट्र हो चुकी है। इन लोगों को अगर ये लोग आकलन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो इन सब घटनाओं की भी करनी चाहिए और लीपापोती का प्रयास नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार से राज्य को आर्थिक मदद दिए जाने के साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू कराने की तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि राज्य में अब जल्द ही सीएम धामी दायित्वों का बंटवारा और कैबिनेट का विस्तार भी कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री धामी दायित्वों का बंटवारा और कैबिनेट का विस्तार करेंगे या फिर अभी नेताओं के इंतजार को और बढ़ाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा इस बात को लेकर कि क्या कैबिनेट का विस्तार होगा, दायित्वों का बंटवारा होगा या फिर इन नेताओं को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही वो तमाम परियोजनाएं, वो तमाम जो प्रस्ताव हैं उनको लेकर चर्चाएं, और फिलहाल केंद्र सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, यानी कि उम्मीदें बहुत की जा रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कई अहम मसलों को लेकर आरोप भी लगा रहा है। तो इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच आज विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से संजीव वर्मा जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं रतनमणि डोभाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव वर्मा जी से शुरुआत करेंगे चर्चा की। संजीव वर्मा जी, दरअसल प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के सीएम की मुलाकात, और इस मुलाकात के कई मायने और उम्मीदें भी जताई जा रही हैं, यानी कि कयासबाजी अब इस बात को लेकर कि भाई कैबिनेट का विस्तार होगा, जो दायित्व हैं उनकी जिम्मेदारी, उनका बंटवारा कर दिया जाएगा। तो किन किन मुद्दों को इस मीटिंग में रखा गया, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग रही है? सोनी जी, देखिए, हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हमारी चल रही है। आगामी अभी जो 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, निकाय के चुनाव होने हैं, निकाय के बाद पंचायत के चुनाव होने हैं, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, पूरी गंभीरता के साथ हम चुनाव मैदान में जाते हैं। पूरी शिद्दत के साथ हमारे तमाम कार्यकर्ता चुनाव को जीतने में, कमर खिलाने में लगते हैं, और एक रणनीति को जो एक अमली जामा पहनाने का जहाँ काम हो रहा है, तो उसके लिए हमारा पूरा वरिष्ठ नेतृत्व, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन
श्रीमान BL संतोष जी सहित हमारे 500 सांसद और तमाम वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी, माननीय महामंत्री संगठन जी सहित सभी लोग इस बैठक में शामिल हैं। और आगामी जो नगर निकाय के पंचायत के हमारे चुनाव होने हैं, उसके लिए हम लोग कैसे एक बेहतर रणनीति के साथ मैक्सिमम क्या, हमारा तो एक उद्देश्य ये होता है कि 100% निकायों पर, नगर पालिका पर, तमाम नगर पंचायतों पर कमल खिले। तो उसी रणनीति के साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जिस बात रही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मोदी जी से मिलते हैं उत्तराखंड के विकास को लेकर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल जी यही का इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड के विकास के लिहाज से ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए, क्योंकि कमल खिलाने को लेकर तो बीजेपी हमेशा से कोशिश करती रहती है, पूरी एक ठोस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, चाहे आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर जिक्र किया जाए, चाहे उपचुनाव को लेकर जिक्र किया जाए, तो उसको लेकर तो तैयारियां भरपूर की जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन विकास के लिहाज से मॉनसून ने दस्तक दे दी, वनाग्नि की घटनाएं पिछले दिनों आपने देखा लगातार डिबेट की गई, बहुत अभी इसमें जल विद्युत परियोजना का भी जिक्र किया गया है इस मीटिंग के दौरान। तो उत्तराखंड के विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जो ये मीटिंग इसी लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी सोनी जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक हमारा गणगीत है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ उत्तराखंड तुझे और भी कुछ दूं। तो इस भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से ही उत्तराखंड के लिए सोचते हैं। उत्तराखंड का और ज्यादा हम विकास कैसे कर सकते हैं, कैसे जो पन बिजली योजनाएं परियोजनाएं हैं वो जो इस समय कुछ गतिमान है, कुछ के ऊपर अभी कार्य होना शेष है, कुछ में कुछ एनजीटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं और उनमें आ रही तमाम बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया और उनके जो एक बेहतर सॉल्यूशन की राह खोजने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे आग्रह भी किया और जिस तरह से वन भूमि के हस्तांतरण को लेकर कुछ जो हमारी टनल परियोजनाएं हैं, कुछ इस तरह की योजना परियोजना। संजीव वर्मा जी वापस लौटते हैं और भी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लें। आशीष जी, इस बात पर हंसे आप कि तन समर्पित मन समर्पित जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो क्या इसमें कोई संदेह नजर आ रहा है क्या? क्योंकि आज जो मीटिंग हुई प्रधानमंत्री से, ये मुलाकात, और मुलाकात से ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम कहा जाता है, उत्तराखंड जो है उनके दिल और जहन में बसता है, तो उसका उत्तराखंड का विकास उनके लिए पहली प्राथमिकता है, ऐसा लग रहा है। देखिए मैडम, अभी मेरे भाई संजीव भाई ने बोला कि भाजपा का एक ही नारा है, तन समर्पित मन समर्पित और मैं तुझे उत्तराखंड और क्या दूं। तो मैं कहूंगा महाराज रहने दो, इससे ज्यादा मत दो। आपने जंगल हमारे पूरे जला दिए, युवाओं पर आपने डंडे बरसा दिए, अब क्या गोली मारने का इरादा है आपका? ये केदारनाथ में चोरी कर दी, सोना चोरी करके आ जाते हैं आप केदारनाथ में। आपने महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर जो है इतने बड़े आपका अपना आरोपी आपकी पार्टी का पकड़ा जाता है, पेपर लीक कर दिया, और क्या दोगे उत्तराखंड को इससे? और कर्जा इतना ले लिया, इससे बड़ा कर्जा और कितना दोगे? तो मैं तो माफी चाहूंगा आपसे, उत्तराखंड को आपसे कुछ नहीं चाहिए, हो सके तो गद्दी छोड़ो और किसी और को आने दो, क्योंकि आप लोगों की उत्तराखंड को कोई जरूरत नहीं। दूसरा, संजीव भाई भारतीय जनता पार्टी अगर गद्दी छोड़ देगी तो कांग्रेस जो है आसानी से वहां पर विराजमान हो जाएगी, प्रयास नहीं करेंगे। आशीष जी देखो ना कितना बढ़िया बोला, तन समर्पित मन समर्पित और उत्तराखंड तुझे क्या दूं। क्या दोगे? आपने युवाओं पे लाठी मार दिया, गोली मारने का इरादा है क्या? क्या करोगे आप उत्तराखंड के लिए? इतने कर्ज में डाल दिया और कर्ज में डालोगे। 3 विधानसभा बना दी और कितनी विधानसभाएं बनाओगे? तो महाराज रहने तो आपका विकास नहीं चाहिए। गड्ढे में नाले क्या हाल कर दिया आपने, सड़कों में गड्ढे पड़े, सड़कों में पूरी नालियां जाम हो रखी है, इससे ज्यादा क्या दोगे गंदगी? तो आपसे कुछ नहीं चाहिए उत्तराखंड को।
दूसरा लगाव की बात करते हैं। सोनी जी, असल में इनका विकास से कभी नाता रहा ही नहीं और विकास इनको भाता भी नहीं है, विकास इनको भाता भी नहीं है, इनका कभी विकास से नाता भी रहा नहीं है। इसलिए जब भी विकास की बातें करते हैं तो इनका रिएक्शन यही होता है। गाय के मांस गाय काटने वाली कंपनी चंदा खा रहे हो, और क्या लोगे आप इस उत्तराखंड में? मत पड़ो चक्रों में, गाय को मार रहे हो, क्या क्या हाल कर रहे हैं लोग। दूसरा ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव उत्तराखंड से है। इस मीटिंग से क्या उम्मीद नजर आ रही है आशीष जी? प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव अभी डिबेट मैडम, तो जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहीं बोलते हैं मेरा इस समुदाय से विशेष लगाव है, उत्तराखंड से नहीं है। मैं आपको पूरा वीडियो भेज दूंगा प्रधानमंत्री जी का, जिस समुदाय के साथ बैठते हैं उसको ही बोलते हैं यहाँ तो मेरा पुराना नाता है, मेरा क्रिश्चियन के साथ तो पुराना नाता है, मेरा मोमडन से पुराना, हर जगह बोलते हैं। उनकी बातों पर विश्वास मत करो, उनका किसी से नाता नहीं है, उनका अपनी धर्म पत्नी से नाता नहीं है, तो आप क्या देश के नाते की बात करते हैं? अरे आप तो धर्म पत्नी से किसका नाता नहीं है आशीष जी? पर्सनल भी काफी कुछ जानते हैं आप तो वैसे सनातन विरोधी हो मेरे भाई। आपका तो केवल और केवल जिससे नाता है वो सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है। आपके आइकॉन आशीष जी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया जाए, दुनिया देख रही है। मेरे संजीव भाई ने भी डाला होगा मोदी का परिवार। चलिए डिबेट में वापस लौटते हैं, माफी के साथ फिलहाल वापसी करेंगे, सीधे गोरखपुर का रुख करते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। सेनानी श्री शीतल पांडे जी, महानगर महामंत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य जी, मनोज शुक्ला जी, महानगर और जनपद के अंदर रह रहे सभी हमारे लोकतंत्र सेनानीगण और उपस्थित गोरखपुर के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पहले मध्य रात्रि में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लिखा था। जब इस देश के अंदर संविधान का गला घोंटते थे, लोकतंत्र को नष्ट करने की एक साजिश के तहत कांग्रेस ने इस देश पर आपातकाल थोपा था। नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए, प्रेस की आजादी छीन ली गई, न्यायालयों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया और पूरे देश के अंदर एक तानाशाही जैसा माहौल तत्कालीन कांग्रेस ने लागू करने जब कुत्सित कार्य किया था। आज हम सब कांग्रेस पार्टी की इस तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ 50 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत अपने उन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए यहां पर आए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने उस समय अपने परिवार की चिंता किए बगैर भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को संघर्ष में झोंका था। उन सब का आज हम यहां पर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आपने यहां पर अभी प्रस्तावना में लोकतंत्र सेनानी और पूर्व विधायक श्री शीतल पांडे जी के उद्बोधन को सुना कि कैसी अमानवीय यातना उस समय लोगों पर, आम नागरिकों पर कांग्रेस सरकार के द्वारा डालने का प्रयास किया गया। कैसे गलत तरीके से चुनाव जीतने
और चुनाव का परिणाम जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा बदलने का आदेश देने के उपरांत देर रात्रि में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को आपातकाल की ओर झोंकने का कार्य किया था। देश का संविधान करा उठा था, लोकतंत्र तड़प रहा था, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और भारत के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का एक माहौल पैदा करने का कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस ने आज से 50 वर्ष पहले आपातकाल थोपा। यह लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की एक पराकाष्ठा थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने आजादी के तत्काल बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया हो। जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटने से कभी कोई परहेज नहीं किया। याद करिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के जिस संविधान ने हम सबको एक व्यवस्था दी और स्वतंत्र भारत में जिस संविधान के माध्यम से हम संपूर्ण भारत को एकता और एकात्मता के सूत्र में बांध करके आगे ले जा सकते हैं, इस भारत के लिए जो संविधान हमें प्राप्त हुआ था, आजादी के कुछ ही यानी संविधान लागू होने के कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने धारा 370 जबरन भारत के संविधान में डाल करके भारत के अंदर आतंकवाद की नींव डालने का काम किया था। याद करिए, अगर भारत के संविधान में धारा 370 जैसे आर्टिकल नहीं आते तो भारत के अंदर जो आतंकवाद लंबे समय तक भारत को डसता रहा, हजारों लोग इसके शिकार हुए, लाखों। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। 50वें वर्ष यानी कि आपातकाल के जो काला दिवस के रूप में जाना जाता है, उसको लेकर अपने संबोधन में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। जिस संविधान को बचाने का आज जिक्र कर रही है कांग्रेस और लोकतंत्र को बचाने का जिक्र कर रही है, उसी लोकतंत्र को कुचलने का जिम्मेदार ठहराया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और डिबेट में वापसी करेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई है, जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, कई अहम मसलों को लेकर ये मीटिंग हुई। दरअसल उत्तराखंड के सीएम की ये मुलाकात बेहद अहम रही और इसी को लेकर ये चर्चा। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका रुख करेंगे। शांति प्रसाद जी, क्या उम्मीद इस मीटिंग से नजर आ रही है? लग रहा है उत्तराखंड का कुछ भला होगा? देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, राज्य में दूसरी बार बनी है। हाई से सीएम धामी जी जो हैं एक हाई लेवल मीटिंग के लिए दिल्ली में बैठे हैं। पूरे उत्तराखंड के जनमानस के मन मस्तिष्क में यह बात बैठाई जाती है कि प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड से बहुत लगाव। अभी सरकार बनी नहीं है, अभी चुनाव की फिर तैयारी हो गई है, वो चाहे उपचुनाव का मामला ले लीजिए या निकाय चुनाव का मामला ले लीजिए। हमारी एक बात नहीं आती है कि इतनी सशक्त सरकार होने के बाद उत्तराखंड की जनता को मिल क्या रहा है। सोनी जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को सदन में भेजती है, सरकार बनती है, कैबिनेट का कोरम पूरा होता है और विकास की योजनाएं बनती हैं। मुख्यमंत्री का काम होता है वो राज्य को चलाए। मगर ठीक दुर्भाग्य देखिए इस उत्तराखंड का कि 2 बार यह सरकार बन चुकी है, कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं कर पाई, जबकि ये प्रचंड बहुमत की सरकार है। मुख्यमंत्री महोदय का ये हाल है, उन्हें राज्य चलाने से ज्यादा विभाग चलाने पे रुचि है। मुख्यमंत्री फाइलों में दबे रहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जनहित के काम के लिए मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री का काम राज्य को चलाना होता है, मगर वो फाइलों में इस कदर उलझे हुए हैं। उससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्तराखंड में सरकार केवल भ्रष्टाचार के लिए है और इसके अलावा उत्तराखंड की जनता को मिल क्या रहा है।
सरेआम गोलियां, संसाधनों के बिकाव, उत्तराखंड में अराजकता। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतने को ही लोकतंत्र समझती है। और उसी क्रम में अगर धामी जी दिल्ली गए हैं और धामी जी अगर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड से प्यार है, तो फिर ये शंका क्यों पैदा करते हैं कि हमको जो है 3 टनल के लिए जो है स्वीकृति दे दीजिए, 24 से ज्यादा विद्युत परियोजनाओं को लागू करने के लिए अनुमति दे दीजिए, वन भूमि को स्थानांतरण के लिए। अरे भाई, वन भूमि स्थानांतरण तब होगी जब वन अधिनियम में चेंज होगा। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यों में उलझती जा रही है। उत्तराखंड के जनमानस को देने के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं कि हमारी तो नीति है तन भी समर्पित मन भी समर्पित। किसके लिए? घोटालों के लिए। और उसके बाद कहते हैं और क्या करूं इस राज्य को लूटने के लिए। ऐसी मानसिकता से इस राज्य को चला रहे हैं। कितने दुख की बात है। ये लूट की सोच शायद आपकी होगी। अंकिता हत्याकांड होता है तो हत्यारा भाजपा का, और अभी जो रवि बड़ोला हत्याकांड हुआ है इसमें भी पन्ना प्रमुख निकला तो भाजपा का। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर सरकार ऐसे लोगों को बाहर से लाकर स्थापित करके राज्य को तबाह कर रही है। मेरा तो सिर्फ ये दर्द है कि हमने इस राज्य के लिए शहादतें दी हैं। इस राज्य को की जो कल्पना करी थी कि पहाड़ का अंतिम व्यक्ति विकास से जुड़ेगा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी उसे मिलेगी, राजधानी पहाड़ में तय होगी, इस पर ना तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार है, ना मुख्यमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार है। हाँ, जैसे चुनाव आए अब दायित्व देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, दायित्व देकर उत्तराखंड की जनता को क्या मिलेगा जब आपके मंत्री और कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड का विकास नहीं कर पा रहे हैं, कोरम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। धामी जी फाइलों के नीचे दबे हुए हैं, जबकि उनको इसको राज्य को चलाने के लिए मंत्रालय तो लेना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री का काम फाइलों में साइन करना थोड़ी ना होता है। मुख्यमंत्री का काम तो विकास की योजनाओं को लाना और उसको जगह पर इंप्लीमेंट कराना और विकास की गति को देना, यह काम होता है। मगर दुख देखिए, जिसको देखो वन मंत्री तो घोटाला, अगर वो पेट्रोलियम मंत्री तो घोटाला, शिक्षा मंत्री तो घोटाला। आखिर इस राज्य की जनता ने जो भाजपा पर विश्वास जताया सनातन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, उनको मिल क्या रहा है? मिल वही रहा है कि मेरा तन समर्पित, मेरा मन समर्पित, और मैं क्या क्या लूटूं इस राज्य का, मेरा तो सब कुछ इस राज्य पर लगा है। ये मानसिकता ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा करे हैं। और मैं फिर कहता हूँ ये अच्छी बात है कि यदि वन भूमि के स्थानांतरण की वो बात कर रहे हैं दिल्ली में जाकर, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। 3 टनलों की परियोजनाओं को यहाँ पर अगर लागू कराने की बात करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इससे बड़ी बात है, मानस खंड में पर्यटन विकास के लिए 1000 करोड़ के मंदिरों के, चलिए ये बात मानते हैं कि अगर इस पर मोहर लगती है केंद्र सरकार के पिटारे से, अगर इस पर मोहर लगती है तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड का विकास होगा, यानी कि कुछ तस्वीर बदलेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। शांति प्रसाद जी, मेरा कहना है, अगर मानस खंड के मंदिरों को विकास के जोड़ने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, धार्मिक तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, तो फिर सवाल वही खड़ा होता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा कि जब उनका उत्तराखंड प्रेम है तो धामी जी को गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है? अगर उत्तराखंड को विकास से जोड़ना है, सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, और अगर विकास के लिए वहां पर 24 पनबिजली परियोजनाओं को अगर स्वीकृति मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं मिल रही? क्या प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है? अगर हमारे विकास के आगे अगर 3 डायरेक्ट चीजें कैसे हो पाएंगी? शांति प्रसाद जी, हर एक चीज का एक प्रोसेस भी तो होता है। बढ़ते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे। रतनमणि डोभाल जी, यूकेडिया प्रवक्ता जो शांति प्रसाद जी कह रहे हैं, इनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? साथ ही क्या लगता है कि ये तमाम जो प्रस्ताव फिलहाल इस हाई लेवल मीटिंग में रखे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उत्तराखंड के, क्या उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब उत्तराखंड की समस्याओं के लिए उत्तराखंड में बैठक होगी। तो दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अगर दिल्ली जाना था, लखनऊ में हमें बैठक करनी थी, राज्य की जरूरत क्या थी वो तो कर ही रहे थे, चल ही रहा था। इस राज्य की समस्याओं को लेके इस राज्य के लोगों के साथ कब बैठक होगी, उस दिन का हमको इंतजार है। ये अब क्या कहते क्या है, वहां पर क्या करते हैं, ये कुछ नहीं है। सवाल ये है कि मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी त्रिजुगी नारायण तक गया हूँ
और वहाँ जो गंगा की जो हालत है, जो बिजली परियोजना की, अरे बिजली परियोजना है, आप बिजली परियोजना बनाएंगे, पानी कहाँ है? आप देवप्रयाग में ही जहाँ से गंगा बनती है, संगम बनता है, मैंने वो वीडियो भी उसमें डाले हैं कि क्या हालत है भागीरथी की, क्या हालत है हरिद्वार में, गंगा घाटों पर जल नहीं है डुबकी लगाने के लिए। आप घाट नमामि गंगे में और उसमें तमाम घाट वगैरह ये बनाते जा रहे हैं और वहां डुबकी लगाने के लिए नहीं, जल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मतलब आप एकांगी योजना वो कर रहे हैं। अगर आपको पनबिजली लगानी है तो जल भी चाहिए, आपको सुगम उसको लोगों के पास उस बिजली को खरीदने की क्षमता भी चाहिए। बिल्कुल ये स्थिति में। और दूसरा मैं जो इस पर आपको जोड़ रहा हूँ, ये शांति भाई ने जो जोड़ा ये पर्यटन, मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ जो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के और यूकेडी के भी, कि हमको ये दो चीज, एक पर्यटन, इन्होंने तीर्थाटन शब्द तो गायब ही कर दिया डिक्शनरी से। हम ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में आप धार्मिक जो तीर्थाटन है वो तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को अलग अलग कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर अलग अलग मंत्री आप बनाते तो बहुत अच्छा बात है, एक तीर्थाटन कराएगा, एक पर्यटन कराए। पर्यटन में तो आपको सब कुछ चाहिए, तीर्थाटन में तो वो जो लोग हैं जिनको अंतिम समय पर, हमारे यहाँ तो मेरे माता पिता जो वो तो अपना श्राद्ध करके गए थे बद्रीनाथ, कि हो सकता है आए या ना आए, लेकिन वो सकुशल वापस आए, हमारे सामने आके मरे वो बाद में। तो ये उस तीर्थाटन पर लोग बैकुंठी कहते थे उस धाम को। और इसी बैकुंठ धाम में जोड़ने के लिए जब पहले जो 2014 में जो पर्यटन मंत्री बने महेश शर्मा जी, और तब उन्होंने कहा था कि पर्यटन का एक महाभारत कालीन हम सर्किट बना रहे हैं। और उस सर्किट में जो उत्तराखंड में चयन किए गए थे 42 स्थान जो महाभारत कालीन है, उसमें हमने चिट्ठी पत्र ये की थी कि भाई हरिद्वार में यहाँ जो पांडव बैकुंठ गए थे 5 पांडव, और यहाँ जो भीमगोडा है और ये लाल ढांग में जो शिव का मंदिर है प्राचीन कालीन, उसको भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। उसमें टीम आई, वो निरीक्षण कर गई, सब कुछ देखे, कहाँ है वो सर्किट? अब मानस सर्किट आप बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों में कथनी और करनी में बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो बन नहीं रही है, राज्य को कुछ हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। और वही लोग हैं, ये जो विकास होना चाहिए, पनबिजली बननी चाहिए, कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं धरातल पर वो दिखनी भी चाहिए। अभी तो आप दिल्ली से कह रहे हैं कि वहां ये करें, आपका राज्य के पास भी तो कोई संसाधनों के और आपका भी तो कोई अधिकार होगा कि सब कुछ जब केंद्र ही आपको हरी झंडी देगा तभी आप ये काम करेंगे। तो आप जब हम ये कह रहे थे कि अभी 370 और ये करते हैं भाजपा वाले, हम ये कहते हैं 371 की बात चली थी। और ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही महत्वपूर्ण नेता जो अध्यक्ष भी रहे, मेरे उनसे मुलाकात भी हुई, मनोहर कांत ध्यानी जी, उन्होंने भी राज्यसभा में इस सवाल को उठाया था कि आप यहाँ पर ये अगर 371 नहीं दे सकते हैं तो हिमाचल जैसा कोई भू कानून हमको दे दीजिए। और उसके बाद में ग्रीन बोनस की बात वो चलती रही। तो हमारे पास है जो लोगों को खड़ा होने बिल्कुल देखा जाए तो इस पर अमल कब किया जाएगा ये पता नहीं, क्योंकि कथनी और करनी में जो है बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। तो चुनाव लड़ते रहिए, तो एक दिन यही हो गया कि मोदी जी जो 5 लाख से जीत रहे थे 1 लाख से 1.5 लाख से जीत रहे हैं। ये स्थिति पे भी आपको आना पड़ेगा। आपने ये लोकसभा चुनाव में आप पिछड़ गए, हार गए, तो ये भी जनता ये भी देख रही है। तो ये आपको अपने लाभ के लिए, अपने उसके लिए, संजीव जी ने पहले ही साफ कर दिया कि कमल जो है खिलाने के लिए पूरी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन विकास के लिए कोशिशें क्या कुछ की जा रही हैं उसको लेकर ऐसे सवाल के साथ वापसी करेंगे। संजीव वर्मा जी आपका रुख करेंगे। दायित्वों की सूची से इस जिम्मेदारी को लेकर चिंतन और मंथन किया जाएगा, किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, दायित्व सौंपे जाएंगे। तीर्थाटन और पर्यटन का भी जिक्र कर रहे थे रतनमणि डोभाल जी, वो कह रहे थे अलग अलग मंत्री नियुक्त कर देने चाहिए। साथ ही वो तमाम विकास के बिंदु जिनको लेकर, क्योंकि बिजली की भी डिमांड लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है, इसको लेकर अब क्या वाकई धरातल पर कोई काम नजर आएगा या महज ऐसे ही मीटिंग्स होती रहेंगी,
और इसके बाद दिल्ली की दौड़ आखिर कब तक, क्योंकि सूबे की मुखिया की भी एक जिम्मेदारी होती है, क्या वो सक्षम नहीं है, अक्षम है? सोनी जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब जब जो विकास योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास लेकर जाते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक अपेक्षित विकास हो, जबरदस्त विकास हो। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन 2025 कि उत्तराखंड को देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट का एक जो हम डबल इंजन सरकार में यहाँ पर एक बेड़ा उठाया हुआ है, जहाँ 2 लाख करोड़ रुपए की जो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं, तो मैं सोचता हूँ जब हमारे पास एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम विकास की गति हम बहुत तेजी से उसको पकड़ सकते हैं। जिस तरह से अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और उसमें 3,54,000 करोड़ रुपए का जो हमारे MOU साइन हुए थे, जिससे 71,000 के 71,000 करोड़ के इन्वेस्ट वो ग्राउंड हो चुका है। और अभी 1 दिन पहले ही अडानी और टाटा समूह ने भी यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का इसके अलावा एक अतिरिक्त जो इन्वेस्ट करने की एक मंशा जाहिर करी है और इन्वेस्ट लाने की एक बात करी है सोलर के क्षेत्र में और एनर्जी क्षेत्र में, जिससे मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को हजारों के रोजगार भी मिलने जा रहा है। और पलायन की समस्या के ऊपर भी हम लोग एक प्रभावी रोक लगा सकते हैं। तो डबल इंजन के माध्यम से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार दें, मातृशक्ति को कैसे सुदृढ़ समृद्ध बनाएं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो दिन पहले ही जितने सहकारिता क्षेत्र में 33% जो आरक्षण की व्यवस्था की है, 50% जो डायरेक्टर होंगे सहकारिता में, सहकारी समितियों में, वो मातृशक्ति को बनाया जाएगा। भविष्य में चीजें अटक कर रह गई हैं संजीव जी, भविष्य में चीजें ना अटक कर रह गई हैं। ऐसा हो जाएगा, आने वाले समय में ऐसा होगा, मतलब कितना और समय, क्योंकि जनता बार बार अगर आपको सत्ता में देखा जाए तो सिंहासन दे रही है और जनाधार दे रही है, तो उसकी भी अपनी उम्मीदें हैं। अभी आने वाले समय में नगर पंचायत चुनाव भी हैं, पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव भी हैं। इसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर यह चुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण होता है। और जो उत्तराखंड के सीएम हैं, सवाल ये भी महत्वपूर्ण निकलकर सामने आता है कि भाई हर एक उत्तराखंड के विकास के लिए दिल्ली की दौड़ कब तक, और अगर ये पिटारा नहीं खुलता है तो फिर उम्मीदें तो अधर में लटक कर रह गई। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं ये हम करेंगे, हम करेंगे भी, और जो काम हमने किया है हम उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। और सरकार निरंतर काम कर रही है, सरकार निरंतर विकास की गति को तेज करने का भी काम कर रही है। और अभी जिस तरह से हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और जिनको विकास तो दिखाई देता नहीं, पता नहीं इनके लिए कौन सा चश्मा, मुझे लगता है इटली से इंपोर्ट करना पड़ेगा जिससे इनके विकास दिखाई देने लगे। और वो बोल रही थी विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, 1,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज भी दिया और टैक्स हॉलिडे भी दिया, जिसकी वजह से चिटकुल उत्तराखंड में लग पाया और चिटकुल के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार भी मिला। किंतु 2007 में जैसे इनकी सरकार उत्तराखंड से गई और सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया, 1,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज को छीनने का काम किया।
टैक्स हॉलीडे जो लेकिन विकास 2013 तो तब तक भी था, नहीं हुआ। उसको देखा जाए तो कागजी आंकड़े कुछ और बोलते हैं, जमीनी स्तर पर धरातल के आंकड़े कुछ और बोलते हैं। संजीव जी, अगर विकास हो रहा है, वो यू इतने साइन हुए, तो उनका जो दिखाया गया कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुका है, तो उस हिसाब से वो धरातल पर नजर आना चाहिए। आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, क्योंकि दायित्वों की सूची को लेकर भी इस मीटिंग में ये मसला भी निकलकर सामने आया कि इस पर भी भाई अब चिंतन और मंथन किया जाएगा, कैबिनेट का विस्तार होगा। तो क्या लगता है, उत्तराखंड का भी विस्तार और विकास होगा क्या? ये तो औरंगजेब का संस्करण है कांग्रेस पार्टी। ठीक है संजीव जी, संजीव भाई बस ठीक है। देखिए संजीव भाई बता रहे हैं इस तरह से आपने इमरजेंसी में अत्याचार किया। संजीव जी आपका रुख करेंगे। आशीष जी से मेरा सवाल है। अत्याचार किया संजीव जी, आशीष जी से सवाल है। बनाकर छोड़ दिया था, पूरे देश भर को आपने जेल खाना बना के रख दिया, और काहे के लिए? मात्र सत्ता प्राप्ति के लिए। आपके हाथ से सत्ता न चली जाए केवल इसलिए। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है संजीव जी, सत्ता अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। संजीव जी, आशीष जी से थोड़ा सा सवाल किया है मैंने, उनको बोलने दीजिए। आशीष जी कंटिन्यू। हाँ, तो मैडम देखिए, पूरा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, सही बता रहे हैं, हमने किया है। इनके पास कोई रणनीति नहीं है सिवा गुमराह करनी, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। आप देखिए राम मंदिर, सोनी जी देखिए 2017 से पहले इनकी सरकार थी, उस समय पटवारी भर्ती घोटाला होता है, वन आरक्षण भर्ती घोटाला होता है, वीडियो भर्ती घोटाला होता है, NH घोटाला होता है, सिडकुल घोटाला होता है, तमाम घोटाले होते हैं। बताइए कौन से घोटालों की आपने जांच कराई? बताइए कौन से घोटाले के ऊपर आपने कार्यवाही करी? आप तो घोटाले वालों के साथी संगी होते हैं, मेरे भाई। मिलजुल के सारे घोटाले करते हैं, घोटाले का सारा पैसा खाने का काम करते हैं। ठीक है संजीव जी ठीक है। हर कार्यकाल में घोटाले हुए हैं और ये सभी को पता भी है कि किसके कार्यकाल में कितने घोटाले हुए। आशीष जी, आपकी बात पूरी हो गई क्या? नहीं, संजीव भाई बोलने नहीं दे रहे, पता नहीं क्या क्या बीच में बोल दे रहे हैं, अपनी बातें बोल रहे हैं। चलिए आशीष जी, उनका यही कहना है कि भाई कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत चरम पर घोटाले हुए, घोटालों का जिक्र किया उन्होंने। देखिए मैडम, सिर्फ झूठ बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में झूठे लोग हैं। उत्तराखंड में 74 घोटाला हुआ था, नहीं हुआ था, जवाब दे दीजिए। सबसे पहले हम सिडकुल घोटाला हुआ था, नहीं हुआ था, जवाब दे दीजिए। उसके ऊपर कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी में कोई घोटाला नहीं हुआ संजीव जी। अरे श्रीमान जी, जवाब दे दीजिए ना। अरे आप ये बोलो ना, सिडकुल घोटाला नहीं हुआ आपकी सरकार में, ये बोल दीजिए। NH74 घोटाला नहीं हुआ आपके राज्य में, घोटाला नहीं हुआ आपके राज्य में, वन आरक्षण भर्ती घोटाला नहीं हुआ आपके राज्य में, पटवारी भर्ती घोटाला नहीं हुआ आपके राज्य में। बताओ ना मेरे भाई, माफियाओं को संरक्षण कौन? संजीव जी को शायद पता नहीं है, रतन मणि जी। आशीष जी, जवाब दीजिए ना मेरे भाई, क्यों कार्यवाही नहीं करी? कर्ज में डाल दिया। टेनिस किसकी सरकारों में बिकती थी? अभी ना भारतीय जनता पार्टी करेगी, बिकती थी। ठीक है। आपका आशीष जी मेरे भाई, चलिए यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, शांति प्रसाद जी का। शांति प्रसाद जी, क्योंकि 3 टनल की डिमांड की गई, साथ ही बिजली की डिमांड जिस तरीके से उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है, क्या लगता है समस्या का समाधान निकलकर सामने आएगा इस मुलाकात के बाद? ज्यादा धारा, हालांकि कई समस्याओं को लेकर जिक्र किया गया। आशीष जी और संजीव जी, समय कम है। शांति जी म्यूट कर दीजिए, संजीव जी और आशीष जी को म्यूट कर दीजिए। यूकेडी प्रवक्ता से सवाल है जी। सवाल कीजिए, सुनाई तो दिया नहीं, क्या बोल रहे हैं? शांति प्रसाद जी, सवाल लगातार बिजली की डिमांड देखा जाए तो बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में। हालांकि कई विकास बिंदुओं को लेकर ये बैठक जो रही, मीटिंग रही, वो बेहद महत्वपूर्ण रही। क्या लगता है कि ये डिमांड पूरी होगी? जल विद्युत परियोजनाओं की जो मांग की गई है, मंजूरी मिलेगी?
देखो मिलनी चाहिए। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और भारत में बिजली की जिस तरीके से कमी गर्मियों के समय में पड़ रही है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। देश में बिजली का संकट होना ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दुर्भाग्य इस बात का है कि मोदी जी उत्तराखंड को प्यार करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री वहां जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी 24 पनबिजली परियोजना को स्वीकृति करवा दीजिए। अगर ऐसे ही अगर अपनी ही सरकार में अपने ही मुखिया के आगे ऐसे रोना पड़ेगा तो फिर कितना प्यार मोदी जी को उत्तराखंड से, इस पर सवाल खड़ा होता है। अगर मानस खंड के मंदिरों को तीर्थाटन के लिए 1000 करोड़ के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा तो फिर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि इनका मुखिया इनकी सुन नहीं रहा है। यदि उत्तराखंड को विकास से जोड़ने के लिए 3 टनलों की स्वीकृति के लिए दिल्ली में जाकर चलिए वो फिलहाल देखना होगा कि इस पर मुहर लगती है, मंजूरी मिलती है कि नहीं मिलती है। इसके बाद ही ये थोड़ा सा उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। रतनमणि डोभाल जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। देखा जाए केंद्र के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन लगातार विपक्ष का ये भी मानना है कि चाहे सुबोध उनियाल रहे हों या गणेश जोशी रहे हों, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर भी एक मलाल। देखिए ये जो वो भाजपा और कांग्रेस का जो चलता रहता है, ये हर डिबेट में ऐसे हो जाता है। जो हमारे बुनियादी सवाल हैं वो रल जाते हैं इस चीज में, तुमने ये किया हमने ये किया, वो इस पे लगाते हैं वो लगाते हैं। लेकिन ये इस मामले में दोनों की टू कॉपी है, वो इन पे पर्दा डाल के रखते हैं, वो उन पे पर्दा डाल के रखते हैं। और बहुत सारे मैं वो उसका उदाहरण मिसाल भी दे सकता हूँ, कोई बहुत सारी चीजें हमारे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली में भी बैठक हुई, उत्तराखंड में बैठक होती तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में भी बैठक हुई, उस बैठक से कुछ राज्य को कुछ प्राप्त होता है तो वो तो स्वागत योग्य है। अभी जैसे हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो जो बात कर रहे थे कि इतना निवेश हुआ और ये सब हुआ, वो तो सबके सामने हुआ है। अखबारों में कितना हेडलाइन में कितना विकास हुआ है वो रोज दिख रहा है। लेकिन ये इसी दौरान में 700 उद्योग बंद हो गए आपके, 700 सिडकुल में वो कर्मचारी बाहर है। और जब तक उनको यहाँ जो उद्योग आए भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग वो सब यहाँ ठप्पा लगाया। साथ ये भी बताइएगा, साथ ये भी बताइएगा कि जब कांग्रेस ने टैक्स हॉलीडे 2013 तक जो था, 2007 में उसको जब वापस लिया, उसी की परिणति ये हुई कि बहुत सारे उद्योग धंधे यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हुए। ये भी आपको बताना चाहिए। नहीं, ये कब तक हम सुनते रहेंगे आपसे कि ये उन्होंने ये अच्छा है संजीव जी, एक्सक्यूज अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है विकास के लिहाज से ये सोचना चाहिए कि अगर ये उद्योग बंद हुए तो आगे और नए उद्योगों को कैसे सुचारू किया जाए, कैसे रोजगार को बढ़ावा मिले, इस दिशा में भी थोड़ा सा प्रयास सरकार को करना चाहिए। ये एक जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब आगे उपचुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, इसको लेकर भी तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की चरम पर हैं। और साथ ही कैबिनेट का विस्तार और दायित्व को लेकर जो बात निकलकर सामने आई है, तो उस पर क्या कुछ चिंतन और मंथन किया जाएगा, किसको कौन से दायित्व सौंपे जाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।